हिस्ट्री पर एक नया टॉपिक, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में आज बताऊंगा। आपको यह वीडियो क्लिप पसंद आएगी तो जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, वैसे इनकी राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में है और वैसे इसका संस्थापक पुष्यभूति यह एक माइथोलॉजी कैरेक्टर माना जाता है। पुष्यभूति वंश नाम इसी के नाम पे पड़ा है। इसका फाउंडर स्वयं पुष्यभूति था। लेकिन दोस्तों, पुष्यभूति के बाद आदित्यवर्धन इसका उत्तराधिकारी बना। आदित्यवर्धन का शासनकाल 555 से लेकर 580 तक था। यानी 555 से 580 ईस्वी तक आदित्यवर्धन ने शासन किया था। आदित्यवर्धन इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। परम भागवत, परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण किया इसने। आदित्यवर्धन का उत्तराधिकारी प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन 580 से लेकर 605 तक शासन किया है। प्रभाकर वर्धन इसने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया और इसने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। दोस्तों, प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी। बड़ा बेटा राज्यवर्धन था, 605 से 606 तक शासन किया था इसने। दूसरा बेटा हर्षवर्धन था, 606 से 647 एडी तक शासन किया है। बेटी का नाम राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हुई थी। वैसे गृहवर्मन मौखरी डायनेस्टी का राजा था। मौखरी डायनेस्टी कन्नौज में थी। तो इस तरह से प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें। प्रभाकर वर्धन 605 में मर गया। इसकी डेथ के बाद बड़ा बेटा राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। लेकिन मालवा के शासक देवभूति ने गृहवर्मन पर हमला कर दिया। गृहवर्मन कन्नौज का राजा था। गृहवर्मन हार गया और मारा भी गया। लेकिन बंगाल के शशांक ने राज्यवर्धन पर हमला कर दिया। राज्यवर्धन ने शशांक को हराया। हराने के बाद शशांक ने राज्यवर्धन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसको धोखे से अपने कैंप में बुलाकर शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। उस समय हर्षवर्धन शिकार पर था। जैसे ही इन घटनाओं के बारे में हर्षवर्धन को पता चला, वह शिकार से लौट पड़ा। अपनी बहन राजश्री को बचाया। राजश्री के पति की हत्या के बाद राजश्री विंध्यन पहाड़ों में सुसाइड करने जा रही थी। चिता बनाकर सुसाइड करने वाली थी। उसी समय हर्षवर्धन पहुंचकर अपनी बहन राजश्री को बचाया और तत्पश्चात हर्षवर्धन कामरूप के शासक
भास्कर वर्मन के साथ मिलकर के बंगाल के शासक शशांक पर हमला कर दिया। शशांक की हत्या करके अपने भाई राज्यवर्धन की डेथ का बदला लिया। वैसे दोस्तों, शशांक ये वही किंग है जिसने बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, बौद्ध विहारों को नष्ट कराया, और यही वह किंग है जिसने बोध वृक्ष को कटवाया। बोध वृक्ष वह वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने कैवल्य पाया था। तो इसी शशांक ने इस बोध वृक्ष को कटवाया था। हर्षवर्धन ने मालवा के किंग देवभूति को भी हराकर मार दिया था। तो इस तरह हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन और अपने बहनोई गृहवर्मन की हत्या का बदला लिया शशांक देवभूति को मार करके। दोस्तों, कामरूप वर्तमान में असम है। असम का पुराना नाम कामरूप है। कामरूप का किंग भास्कर वर्मन यह हर्षवर्धन का फास्ट फ्रेंड था। हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन ये दोनों इकट्ठा होकर नॉर्थ ईस्ट एरिया पर आक्रमण भी किया था। और वैसे हर्ष के शासनकाल में कन्नौज में एक सम्मेलन भी हुआ था। धार्मिक वार्तालाप के लिए बुलाया गया था, जिसमें इंडिया के तमाम राजा आए थे। उसमें कामरूप के राजा भास्कर वर्मन भी आए थे। इंडिया के बाहर के भी कुछ किंग इनवाइट किए थे, जिसलिए भास्कर वर्मन का विशेष इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन के शासनकाल में। वैसे अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब हर्ष कन्नौज पर शासन कर रहा था तो बंगाल का किंग कौन था। ऐसा प्रश्न आए तो इसका आंसर शशांक लगाएं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि हर्ष के समय कामरूप का राजा कौन था, असम का राजा कौन था, तो भास्कर वर्मन ही था। दोस्तों, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 एडी तक रहा है। हर्षवर्धन थानेश्वर से शासन नहीं किया। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर के बजाय कन्नौज लाया। दरअसल राजश्री ने कन्नौज पर शासन नहीं किया। कन्नौज अपने ब्रदर हर्षवर्धन को दे दिया। इसलिए दोस्तों, हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाई और आगे लगभग 300 साल तक कन्नौज पॉलिटिकल सेंटर रहा है। वैसे हम आपको आगे बताएंगे, कन्नौज को लेकर 3 पक्षों में 100 साल तक लड़ाई लड़ी गई, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया है। लेकिन यह हर्षवर्धन की डेथ के बाद हुआ था। तो हर्षवर्धन तो दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में हम आपको बताएंगे। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान था। इसने 3 किताबें लिखी है, जैसा कि बोर्ड पे हमने लिखा है, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये तीनों प्ले हैं और तीनों संस्कृत भाषा में हैं। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान था, संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने 2 किताबें बड़ी फेमस लिखी है। एक तो कादंबरी और दूसरी हर्षचरितम। ये दोनों संस्कृत भाषा में है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस समय संस्कृत भाषा कॉमन लैंग्वेज थी, आम लैंग्वेज थी। और वैसे हर्षचरितम से वर्धन वंश के बारे में भी काफी पता चलता है। जैसा कि वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं मिलता है, उसे मिथ माना गया है।
यानी उसके ऊपर काल्पनिक बातें हैं। हर्षचरितम से न केवल हर्षवर्धन के बारे में बल्कि हर्ष के शासनकाल के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। यानी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी पता चलता है। इस समय इंडियन सोसाइटी कैसी थी, इंडिया में धार्मिक रीति रिवाज क्या थे। वैसे स्वयं हर्षवर्धन शिव का पुजारी था। प्रारंभ में शिव भक्त था, लेकिन बाद में हर्षवर्धन बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव तो था, लेकिन बाकी धर्म के लोगों को भी इक्वल ट्रीट करता था। हर्ष को शीलादित्य भी कहा गया है। शीलादित्य इसकी टाइटल थी। जैसा कि प्रारंभिक वर्धन शासकों ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक की उपाधियां धारण किया था, हर्षवर्धन शीलादित्य की टाइटल ले लिया था। दोस्तों, हर्षवर्धन एक दानी राजा था। प्रत्येक 5 वर्ष बाद वह प्रयाग जाता था। प्रयाग में अपने 5 वर्ष की इनकम को संगम के किनारे, गंगा यमुना के किनारे इलाहाबाद में, प्रयाग में बौद्ध भिक्षु तथा अन्य धर्म के भिक्षुओं को दान देकर वापस अपनी कैपिटल कनौज आता था। तो प्राचीन काल का एक दानी राजा था। ऐसा ही एक सम्मेलन हर्ष ने 635 एडी में संगम के किनारे प्रयाग में बुलाया। इसको प्रयाग महासम्मेलन कहते हैं, यानी ग्रेट काउंसिल ऑफ प्रयाग। इस महासम्मेलन में कहा जाता है कि वेनसांग भी उपस्थित था। वेनसांग दूसरा चीनी यात्री था। 629 में आया, 644 एडी तक रहा था। वेनसांग 5 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी किया, 5 वर्ष नालंदा में प्रोफेसर रहा। अगले 5 वर्ष इंडिया में भ्रमण किया, यानी धार्मिक स्थलों की यात्रा किया। वह यात्रा करते करते पल्लवों की कैपिटल कांचीपुरम तक गया था। और दोस्तों, वेनसांग एक ऐसा विदेशी यात्री है जिसने अपनी यात्रा विवरण में हर्षवर्धन के बारे में, हर्ष के शासन के बारे में, हर्ष के समय के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, यानी हर परिस्थितियों का जिक्र अपनी यात्रा विवरण में किया है। वैसे वेनसांग को इंडिया में कई बार लूट लिया गया था। यात्रा के दरमियान विदेशी मालदार समझकर इंडिया में राजनी कर लिया गया था। हर्ष के समय में वेनसांग कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय अपनी क्लाइमेक्स पर थी। दोस्तों, प्रयाग महासम्मेलन में हर्ष के दानवीरता का भी उल्लेख किया है। कहा गया कि हर्षवर्धन ने 1000 बौद्ध भिक्षुओं को, एक भिक्षु को 100 करशापण दान में दिया था। इवन ये भी कहा, वेनसांग ने यह भी बताया कि हर्ष के शरीर पर आभूषण, कपड़े भी दान में दे दिया था। अंत में अपनी बहन राजश्री से कपड़ा मांगकर, पहनकर अपनी कैपिटल कनौज गया था। तो इस वे में अगर आप देखें तो हर्षवर्धन एक दानी राजा था। अपनी इनकम का 1/4 यानी 25% वह प्रयाग में जाकर प्रति 5 वर्ष के बाद दान दे के आता था। दोस्तों, शायद इसी वजह से प्रयाग में कुंभ मेला लगने लगा। तो इस वजह से हर्ष को हम एक दानी किंग भी कहते हैं। वैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में एक और सम्मेलन बुलाया गया था 643 एडी में, यानी 643 एडी में
हर्ष ने कनौज सम्मेलन बुलाया था। यह एक धार्मिक सम्मेलन था जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के विद्वानों ने शिरकत किया था। कहा यह भी जाता है कि आसपास पड़ोसी राज्यों को भी इनवाइट किया था, जिसमें कामरूप के किंग भास्कर वर्मन भी आए थे। यह भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म के मतावलंबियों ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने की वजह से बौद्ध धर्म के कैंप में आग लगवा दिया था। हर्ष ने ऐसे अपराधी ब्राह्मणों को पकड़कर उनको पनिशमेंट भी दिया था। तो दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का भी जिक्र है। जैसा कि आप जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। इसकी चर्चा हम थोड़ा सा कर चुके हैं। लेकिन हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी चरम सीमा पर थी। कहा जाता है कि आसपास के 100 गांव का जो इनकम होता था, हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से कर रखा था। नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च यानी एक्सपेंडिचर आसपास के 100 गांवों के लैंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन से ही चलता था। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के रहने के लिए विहार बने थे और इस विश्वविद्यालय में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते थे। इंडिया के अलावा बाहरी देशों के स्टूडेंट इसमें आते थे। हर्ष के समय में बौद्ध विद्वान शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल थे, नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें वेनचांग की यात्रा विवरण से काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, वेनचांग 5 वर्ष नालंदा में स्टडी किया, 5 वर्ष नालंदा में प्रोफेसर रहा और इस समय वेनचांग ने तमाम बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तकों की स्टडी भी किया। तो इस तरह दोस्तों, हर्ष के समय में नालंदा अपनी क्लाइमेक्स पर थी। लेकिन जैसा कि हम बता चुके हैं, 12वीं शताब्दी एडी में लोकल मुस्लिम किंग मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दी। यह आग 6 महीने तक जली थी। लाखों पुस्तकें रखी थी, जलकर खाक हो गई थी। ओरिजिनल वेद भी यहां रखे गए थे, जिसे जर्मन स्टूडेंट्स अपने साथ उठा ले गए थे। दोस्तों, हर्षवर्धन का साम्राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था। वैसे ये कहा जाता है कि इसका किंगडम नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ था। साउथ में नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी इसके अंडर में था, यानी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के आसपास एरिया भी माना जाता है और उत्तर भारत भी इसके अंडर में था। कन्नौज राजधानी थी। वैसे प्राचीन काल का एंशिएंट इंडिया का हर्षवर्धन अंतिम पावरफुल किंग था, अंतिम हिंदू पावरफुल किंग था। यह कहा जाता है कि हर्षवर्धन 618 में और कुछ जगह दिया 644 में हर्षवर्धन नर्मदा नदी को क्रॉस कर गया और नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड से लड़ाई लड़ा। इस लड़ाई में हर्षवर्धन पुलकेशिन सेकंड बुरी तरह से हार गया और ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन इस हार की चिंता में 3 साल बाद यानी 647 एडी में मर गया था। वैसे पुलकेशिन सेकंड बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का शासक था। इसका किंगडम नर्मदा के आसपास तक फैला था। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन सेकंड के किंगडम में प्रवेश किया, जिसकी वजह से पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया और इस हार की चिंता में हर्ष 647 एडी में मर गया।